अध्याय 346 ये जियो और रानी। यह एक विदेशी भूमि है। ये जियाओ के कानों के पास से एक हल्की हवा चली। वह रानी के साथ आकाश में उड़ रहा था। उनकी गति बहुत तेज थी और पलक झपकते ही वे जंगलों और नदियों के समूह से होकर गुजर गए। शीघ्र ही वे एक विशाल पर्वत के सामने पहुंच गए। वे दोनों रुके नहीं और उड़ते रहे। अंततः पहाड़ी जंगल के केंद्र में उतरे। हम जैसे ही उन्होंने पहाड़ी जंगल के केंद्र में कदम रखा, ये जियाओ को दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी दिव्य भावना जागृत की और रानी के साथ उड़ गया। आश्चर्यजनक रूप से रानी की ताकत ये जियाओ की तुलना में बहुत कमजोर लग रही थी। उनकी सटीक खेती अज्ञात थी। जियाओ लोंग, तुम क्या कर रहे हो? रानी थोड़ी उत्सुक थी। उसे लिंग जियाओ लोंग द्वारा यहाँ लाया गया था। पहले तो उसने सोचा कि लिंग जियाओ लोंग ने उसे आज घूमने के लिए बुलाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। यह समझ में आया, लिंग जियाओलोंग इतना शक्तिशाली था कि वह दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने जैसा उबाऊ काम नहीं कर सकता था। मैं इस रहस्यवादी क्षेत्र का पता लगाने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो मैंने पहले नहीं देखी हैं। आपका ज्ञान विशाल है और मुझसे कहीं अधिक है। मैं आपको अपने साथ लाया हूं ताकि आप चीजों में मेरी मदद कर सकें। ये जियाओ मंद मंद मुस्कुराया और तेजी से आगे बढ़ गया। रानी ने अपना सिर हिलाया और उसके पीछे चली गई। पलक झपकते ही वे अनगिनत ऊंचे पेड़ों के पार उड़ गए। ये जियाओ और रानी पहाड़ी जंगल से होकर उड़े और एक घाटी के सामने उतरे। यह घाटी सभी प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई थी और वे सभी जीवन शक्ति से भरपूर थे। यह जीवन शक्ति से भरपूर जगह थी। रानी की आंखें चमक उठीं। वह चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ फूलों की ओर दौड़ी, फूलों की प्रशंसा की, जबकि ये जियाओ ने घाटी की गहराइयों को देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वहाँ कुछ अजीब है। ये जियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह अपने सामने एक समृद्ध जीवन शक्ति प्रवाहित महसूस कर सकता था। वास्तव में उमड़ती हुई जीवन शक्ति के कारण घाटी जीवन से भरपूर थी। यह जीवन शक्ति बहुत ही असामान्य थी। उनमें ऐसा क्या असामान्य था, ये जियाओ फिलहाल नहीं बता सके। ये जियाओ ने रानी को फूलों की प्रशंसा करते हुए देखा और उदासीनता से मुस्कुराया। पहले मेरे पीछे आओ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? बिना किसी हिचकिचाहट के रानी ये जियाओ के पास आई और उत्सुकता से पूछा। उसका व्यवहार एक ठंडी और अलग थलग रानी की बजाय एक बच्चे जैसा था, और यह कुछ असाधारण होना चाहिए। ये जियाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह रानी को समृद्ध जीवन शक्ति के साथ उस स्थान पर ले आया। वे दोनों घने फूलों के बीच से गुजरे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई दी जो गाय के फूलों से ढकी हुई थी। इस गुफा का निर्माण एक प्रकार की विचित्र पत्थर सामग्री से किया गया था। उससे चमचमाती सफेद रोशनी निकल रही थी। अनगिनत वर्षों के बाद ये पत्थर सामग्री जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। ये जियाओ ने संकोच नहीं किया। उसने अपने हाथ के झटके से गुफा को ढकने वाले सभी फूलों को उड़ा दिया। फिर वह रानी को गुफा के अंदर ले आया। गुफा का मार्ग गहरा और अंधेरा था, लेकिन ये जियाओ और रानी के लिए अंधेरे ने उनकी दृष्टि को प्रभावित नहीं किया। वे दोनों अंधेरे में चले गए। जमीन पर कदमों की आवाज के अलावा यह गुफा इतनी शांत थी कि थोड़ी डरावनी लगती थी। रानी कुछ घबराई हुई लग रही थी। सौभाग्य से वे जानती थी कि यह जियाओ बहुत शक्तिशाली था। तभी उसने गुफा के अंदर तक उसका पीछा करने का साहस किया। घुमावदार गुफा से गुजरने के बाद उनके सामने एक विस्तृत हॉल दिखाई दिया। यह हॉल गोलाकार था और दीवारों पर कई छेद थे जहां कांसे के दीपक रखे जाते थे।
दियों का तेल बहुत पहले ही जल चुका था और कांसे के दियों पर भी स्वर्ण के निशान पड़ गए थे। पूरे हॉल में अंधेरा और सन्नाटा था। हालांकि हॉल के केंद्र में एक पूल था जिसमें चमकदार नीले तरल का आधा पूल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह नीला तरल पदार्थ हवा में व्याप्त होकर असीम जीवन शक्ति से तरंगित हो रहा था। जैसे ही रानी ने सांस ली, उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर बहुत हल्का हो गया था और उसकी आंखें चमकने से खुद को नहीं रोक सकीं। यह जीवन का अमृत है, रानी ने उत्साह से ये जियाओ से कहा। अमृत। ये जियाओ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। यह कुंड जीवन शक्ति से भरपूर था। यह जीवन का अमृत कहलाने योग्य था। ऐसा लग रहा था कि वर्तमान ये जियो किसी अज्ञात कारण से गंभीर रूप से घायल हो गया है। जीवन का अमृत जो भी चमत्कार कर सकता है, उसका ये जियाओ की चोटों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक भयानक राक्षसी ऊर्जा मौजूद थी। यह लगातार उसके शरीर को क्षत विक्षत कर रहा था। यह जीवन अमृत आपके लिए लाभकारी है। इसका सेवन करने से आपका जीवन लंबा हो सकता है और आपकी साधना गति भी बढ़ सकती है। ये जियाओ मंद मंद मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया। जीवन का बढ़ता अमृत हवा में उड़ गया और ये जियाओ के हाथ में एक जेड बोतल में गिर गया। बहुत जल्दी जीवन का अमृत जेड बोतल में उड़ गया और ये जियाओ ने उसे रानी की ओर फेंक दिया। ये जियाओ ने ऐसा व्यवहार किया मानो जीवन का अमृत आवश्यक समय पर रानी को जीवन शक्ति से भरने और उसकी जान बचाने में सक्षम हो सकता है। ऐसा लगता था मानो उसे रानी की पौधों और उसके शरीर के अंदर उमड़ती जीवन शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमताओं के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था। यह कैसे हो सकता है? यह जीवन का अमृत बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। रानी ने ऐसा व्यवहार किया मानो जीवन का अमृत कोई दुर्लभ खजाना हो और उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे यह उसके लिए भी बहुत कीमती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह चीज दूसरों के इस्तेमाल के लिए है। ये जियाओ ने उदासीनता से अपना हाथ लहराया। उनके लिए जीवन का अमृत महज एक साधारण वस्तु थी। यह देखकर कि रानी अभी भी मना करना चाहती थी, ये जियाओ ने अपनी भौहें सिकुड़ लीं और कहा, अब इसे मत बढ़ाओ। यदि तुम मजबूत हो जाओगे तो तुम भविष्य में मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है? यह देखकर रानी के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने चुपचाप जीवन का अमृत रख लिया, लेकिन उसकी आंखों ने उसकी भावनाओं को धोखा दे दिया। यदि ये जियाओ ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा होता तो वे वहां जीवन के अमृत के प्रति घृणा का संकेत देख पाता। उसके बाद ये जियो ने गुफा का निरीक्षण किया और जीवन के अमृत के अलावा कुछ खास नहीं पाया। वह निराश हुए बिना नहीं रह सका। ये जियो ने रानी को गुफा से बाहर निकाला और एक बार फिर रहस्यवादी क्षेत्र का पता लगाना शुरू किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने कुछ नया खोजा। गुफा से कुछ ही दूरी पर एक जगह थी जहां से तेज हवाएं चल रही थीं। यह हवा एक ब्लेड की तरह थी जो ये जियो द्वारा छोड़े गए दिव्य भाव को काट रही थी। इसकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये जियाओ की आंखें चमक उठीं। वह निर्णायक रूप से रानी को अपने साथ लाया और दौड़ पड़ा। अंततः वे एक विशाल टीले के सामने रुक गए। यह जगह है। ये जियाओ ने विशाल टीले की ओर एक कदम बढ़ाया। जल्द ही वह किसी भूमिगत स्थान के विशाल प्रवेश द्वार के सामने पहुंच गया। प्रवेश द्वार के अंदर से हवा की घरघराहट की आवाज सुनी जा सकती थी। ये जियाओ ने देखा और पाया कि अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वह अपनी दिव्य भावना को मुक्त नहीं कर सका, लेकिन वे अभी भी महसूस कर सकता था कि हवा की शक्तिशाली लहरें ब्लेड की तरह घूम रही थीं। उनमें से कुछ ने भूमिगत स्थान की दीवार पर प्रहार किया और उस पर गहरे निशान छोड़ दिए। यह रानी की आंखें सदमे से भर गईं। हवा की ताकत ने उसे इसका विरोध करने में शक्तिहीन महसूस कराया।
यह एक भयानक शक्ति थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। हवा का कोई भी झोंका उसे आसानी से मारने में सक्षम लग रहा था। जबकि वे अभी भी सदमे में थी, ये जियाओ पहले ही शांत भाव के साथ प्रवेश द्वार की ओर चल चुका था। जियाओ लोंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रानी ने चिंतित भाव प्रकट किए। ये गुफा वाकई डरावनी थी। भले ही ये जियाओ शक्तिशाली था, उसे डर था कि वह इसका सामना नहीं कर पाएगा। यह सुनकर ये जियाओ ने रानी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। फिर उसने अपनी हथेली फैलाई और धीरे से अपनी ओर आने वाली हवा की धार को पकड़ लिया। दरअसल एक पल में शक्तिशाली हवा का झोंका रुक गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। सौभाग्य से रानी ने ये जियाओ की ओर देखा और राहत की सांस ली। उसके बाद उसने प्रवेश द्वार का निरीक्षण करना और हवा के झोंकों को महसूस करना भी शुरू कर दिया। हवा के झोंके प्राकृतिक रूप से बने थे। वे बहुत शक्तिशाली थे और यहाँ तक कि अराजकता के दिव्य शासक भी उनका विरोध करने में असमर्थ हो सकते थे। लेकिन ऐसे घातक हथियार को वास्तव में ये जियो ने बहुत आसानी से नष्ट कर दिया था। इस समय रानी के दिल में ये जियो की छवि और बड़ी हो गई। जियाओ लोंग, मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मजबूत हो कि मैंने तुम्हें पिछली बार अपनी सुरक्षा के लिए भर्ती किया था। लेकिन तुम्हें अभी भी सावधान रहना चाहिए, रानी धीमी आवाज में बोली। जाहिर है वह ये जियाओ के लिए चिंतित थी। यह कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो। ये जियाओ मूर्ख की तरह उसे देखकर मुस्कुराया और प्रवेश द्वार को पार करते हुए अंदर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 347 ये जियो और रानी। जैसे ही ये जियाओ प्रवेश द्वार से आगे बढ़ा, वह एक भूमिगत सुरंग के अंदर दिखाई दिया। आश्चर्य की बात यह है कि इस स्थान पर हवा के थपेड़ों के प्रकट होने का कोई निशान नहीं था। हवा के थपेड़ों के अभाव में यह स्थान अब पहले जैसा डरावना नहीं लगता। रानी ये जियाओ को प्रवेश द्वार से गुजरते हुए देखकर तुरंत उसके नक्शे एकदम पर चल पड़ी। भूमिगत सुरंग बहुत संकरी थी। ये जियाओ रानी को सुरंग में और गहराई तक ले गया। थोड़ी देर के बाद वे सुरंग के अंत में पहुंचे, जहां सुरंग विस्तारित हो गई थी और एक छोटी गुफा जैसी संरचना में बदल गई थी। इस स्थान में दीवार के सामने एक जेड बिस्तर रखा हुआ था। धुंधली चमक बिखेरता हुआ एक कंकाल जेड बिस्तर पर पालथी मारे बैठा था। अनगिनत वर्षों के बाद भी यह कंकाल अभी भी बहुत शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा है। कंकाल से निकलने वाली धुंधली रोशनी से पता चलता है कि जब यह कंकाल जीवित था तो कम से कम प्रथम स्तर या उससे ऊपर की अराजकता का मास्टर रहा होगा। ये जियाओ ने गहरी सांस ली। वह बेहद सदमे में था। उन्होंने रहस्यवादी क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में ऐसी जगह की खोज की कभी उम्मीद नहीं की थी। कंकाल के सामने एक चमड़े की नोटबुक रखी हुई थी। ये जियो नीचे झुके और चमड़े की नोटबुक को उठाई। नोटबुक पहले से ही धूल से सनी हुई थी। जब ये जियाओ ने इसे अपनी हथेली से छुआ तो धूल स्वाभाविक रूप से छंट गई, जिससे नोटबुक के कवर पर कुछ बड़े शब्द दिखाई देने लगे। स्टॉर्म सॉवरियन के ब्लेड कला। ये जियाओ ने स्टॉर्म सॉवरियन के ब्लेड आर्ट को उत्सुकता से देखने से पहले रानी की ओर देखा। इस कौशल को एक प्राचीन अवशेष कहा जा सकता है क्योंकि यह रहस्यवादी क्षेत्र एक भूले हुए युग का था। इस तरह के प्राचीन अवशेष ने ये जियाओ को एक बहुत ही रहस्यमय एहसास दिया। साथ ही ये जियो ने यह भी पुष्टि की कि यह कंकाल वास्तव में कम से कम प्रथम स्तर की अराजकता का मास्टर था। स्टॉर्म सॉवरियन की ब्लेड कला जो अपने पीछे छोड़ गई वह बहुत असाधारण थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि किसी कारण से
इस कौशल के प्रति ये जियो का रवैया बहुत अनुकूल नहीं था। उसने लापरवाही से प्राचीन पुस्तक को खोला और कुछ बार उसे पलटने के बाद उसने उसे रानी की ओर फेंक दिया। यह हुनर मेरे काम का नहीं, तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। ये जियाओ ने निराशा में अपना सिर हिलाया और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। दूसरी ओर रानी ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे पास इस कौशल का भी कोई उपयोग नहीं है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि ये जियाओ उन्हें सुनने में असमर्थ था। हालांकि उसे स्टॉर्म सॉवरियन की ब्लेड कला का कोई उपयोग नहीं था, फिर भी उसने चुपचाप जीवन के अमृत की तरह इस कौशल को अपने पास रखा। उसने उन्हें ये जियाओ के लिए रखने का फैसला किया, और अगर ये जियाओ को कभी उनकी जरूरत पड़ी तो वे उसे ये खजाने वापस दे देगी। कुछ न मिलने पर उन दोनों ने यह स्थान छोड़ दिया और रहस्यवादी क्षेत्र का पता लगाना जारी रखा। लगभग 1 महीने बाद ये जियाओ और रानी को कोहरे की दीवार के सामने खड़े देखा जा सकता था। इस कोहरे के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कोहरे की इस दीवार के दूसरी ओर उन्हें एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उन्हें वहां बुलाने की कोशिश कर रही हो। उन दोनों ने कोहरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सके। वे महसूस कर सकते थे कि अदृश्य ऊर्जा एक अचल पर्वत की तरह उनका रास्ता रोक रही है। वे अभी भी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी कोहरे की दीवार अचानक गायब हो गई। वह बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। अगले ही पल गार्ड की वर्दी में कुछ लोग सामने आए। केवल इन गार्डों के आगे खड़ा व्यक्ति वर्दी में नहीं था। ये जियाओ और रानी तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने इन गार्डों को ध्यान से देखा। मुख्य व्यक्ति किंग ही के चेहरे पर गंभीर भाव थे। बिना ज्यादा कुछ कहे उसने पहले अपना नाम बताया और फिर हाथ बढ़ाकर अपने पीछे इशारा किया। मेरे पीछे आओ। वह क्या है? केवल इस समय ये जियाओ और रानी ने वास्तव में कोहरे की दीवार के पार जो देखा वह कुछ सेकंड पहले गायब हो गया था। वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। किंग हे के पीछे वास्तव में एक धुंध भरा रास्ता था। रास्ते का परिवेश उपहंती और अमूर्त आभा से भरा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उनके नजरिए से यह रास्ता बिल्कुल काला और बेहद गहरा था। इससे लोगों को बिना किसी कारण के डर का एहसास हुआ। किसी कारण से ये जियाओ को गहरा डर महसूस हुआ। उनकी अंतरात्मा ने उनसे कहा कि इस रास्ते पर कदम मत बढ़ाओ। किंग हे, हम कहाँ जा रहे हैं? ये जियाओ ने ध्यान से पूछा। उसे समझ नहीं आया कि कोहरे की दीवार कैसे गायब हो गई और ये लोग कैसे प्रकट हो गए। उनके प्रकट होने का कोई तो कारण होगा। अब जब किंग वह अचानक प्रकट हुआ था और उसे और रानी को एक अज्ञात रास्ते पर ले जाने वाला था, तो उसे बेहद बेचैनी महसूस हुई। बस मेरे पीछे आओ। जब तक तुम इस रास्ते पर चलोगे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। किंग उसने अपना हाथ लहराया। अब ये जियाओ को कुछ भी पूछने का मौका नहीं दिया। वह सीधा घुमा और रास्ते पर चलने लगा। यह देखकर ये जियाओ और रानी ने निराशा से एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों किंग हे के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को सुन सकते थे। साफ था कि यह रास्ता उनके लिए एक इम्तिहान जैसा था। यदि वे रास्ता पार कर सकें तो वे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के योग्य होंगे, और यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो एक अज्ञात भाग्य उनका इंतजार कर रहा होगा। कुछ देर झिझकने के बाद दोनों ने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने दांत पीस लिए और किंग हे का अनुसरण करते हुए वे भी रास्ते पर चल पड़े। रानी की स्थिति अज्ञात थी, लेकिन रास्ते पर कदम रखते ही ये जियाओ तुरंत होश खो बैठा। आश्चर्य की बात यह है कि हालांकि वे होश खो चुका था, फिर भी उसका अचेतन शरीर धीरे धीरे चल रहा था। इसके अलावा ये जियाओ अपने शरीर को आगे की ओर चलते हुए महसूस कर सकता था।
दरअसल ये जियाओ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह खुद को एक अज्ञात शून्य में खोने वाला है। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज सीधे उसकी आत्मा पर हमला कर रही हो। केवल हर बार जब उसकी आत्मा गायब होने वाली होती थी तो एक हल्की और कुरकुरा घंटी बजती थी। इस घंटी की आवाज का स्रोत अज्ञात था। कोई नहीं बता सका कि घंटी कहाँ से आ रही थी। हालांकि जैसे ही घंटी बजती थी ये जियाओ की चेतना तुरंत सामान्य हो जाती थी और ठीक अगले ही पल वे होश खो बैठेगा और उसी प्रक्रिया से गुजरेगा। इस अजीब स्थिति ने ये जियो को बेहद आश्चर्यचकित कर दिया। चूंकि वह सब कुछ महसूस कर सकता था इसलिए वह बता सकता था कि वास्तव में क्या हो रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह फिलहाल इस अजीब रास्ते पर कोई कदम उठाने में असमर्थ था। बहरहाल ये जियाओ बता सकता था कि घंटी की आवाज उसकी आत्मा को बांधने वाली रस्सी की तरह थी। हर बार जब उसकी आत्मा गायब होने वाली होती तो यह बजता और बलपूर्वक उसकी आत्मा को वापस खींच लेता। ऐसा लग रहा था मानो यह घंटी एक अभिभावक की तरह उसकी रक्षा के लिए मौजूद थी। अज्ञात समय के बाद एक रोशनी प्रकट हुई। उसी समय एक घंटी बजी। ये जियाओ की आत्मा ठीक हो गई और उसकी चेतना उसके शरीर में लौट आई। ये जियाओ की आंखें तुरंत खुल गईं। उसने गहरी सांस ली और पहली बार ऊपर चलने के तुरंत बाद उसने होश नहीं खोया। ये जियाओ ने जो पहला काम किया वह कुछ बार गहरी सांस लेना था। केवल जब उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ ताकत लौट आई है तो उसने रानी की हालत देखने की इच्छा से एक तरफ देखा। उसे आश्चर्य हुआ, रानी अब उसके पास नहीं थी। आगे देखने पर किंग हे और गार्ड भी किसी अज्ञात समय में कहीं गायब हो गए थे। इस अजीब राह पर अब वे अकेला खड़ा था। वे कहाँ हैं ये जियाओ हैरान था। वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे एक अत्यंत तीव्र बुरी शक्ति के उमड़ने का आभास हुआ। उसका शरीर अपने आप कांप उठा। उसके हृदय में एक गहरा भय जन्म ले चुका था। यह डर सीधे उसकी आत्मा से आया था। वह थोड़ा मुड़ा तो उसने देखा कि काली ऊर्जा तरंगों के रूप में उभर रही है और हर जगह से एक जगह एकत्रित हो रही है। बहुत जल्द काली ऊर्जा 8 हाथों वाले एक विशाल दुष्ट शरीर में प्रकट हुई। इसके चेहरे की विशेषताएं नहीं देखी जा सकीं, लेकिन ये जियाओ इसके शरीर के चारों ओर उमड़ती काली ऊर्जा और इसकी शक्तिशाली आभा से इस दुष्ट प्राणी के आतंक को महसूस कर सकता था। कम से कम 8वीं या 9वीं स्तर की अराजकता का मास्टर ये जियाओ को उस पल पता था कि उसकी पिछली प्रवृत्ति सही थी। उसे शुरू में ही इस रास्ते पर कदम नहीं रखना चाहिए था। दौड़ना। ये जियाओ के मन में बस यही विचार रह गया। मास्टर्स ऑफ कैओस के बीच सिर्फ एक स्तर का अंतर एक विशाल महासागर की तरह है जिसे कवर करना लगभग असंभव है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, ये जियाओ सिर्फ अराजकता का एक दिव्य संप्रभु था। इस पर दोबारा विचार किए बिना ये जियाओ ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। वह उस पल जानता था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। अगर वह जीना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द इस दुष्ट से दूर जाना होगा। और रानी का भी अता पता नहीं था। वह इस समय उससे भी कमजोर थी। अगर वह इस दुष्ट से मिल गई तो निश्चित रूप से मर जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें अध्याय 348 अध्याय 348 : ये जियो और रानी। ये जियाओ बिना पीछे देखे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। रुकने से पहले एक अज्ञात दूरी तय कर रहा था। हफ हफ उसकी सांसें फूलने लगीं। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह कई दिनों से दौड़ रहा है और आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई, जैसे कि उसकी नेमेसिस ठीक उसके पीछे थी।
ये जियाओ का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके हृदय में एक असहज भावना प्रबल हो गई। मुझे दौड़ना जारी रखना चाहिए। जैसे ही उसने आगे देखा तो ये जियाओ के दिमाग में एक विचार आया। वह जिस रास्ते पर दौड़ रहा था वह कभी न खत्म होने वाला। जहां तक नजर जाए उतना लंबा, भव्य लेकिन उजाड़ लग रहा था। ये जियाओ ने पहली बार आसमान की ओर ध्यान दिया। यह दिन के समान साफ था और सूरज ठीक उसके सिर के ऊपर चमक रहा था। ये जियाओ ने घंटों दौड़ते हुए फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर कम हो गया, जिससे क्षितिज का रंग गहरा लाल हो गया। बिना किसी चेतावनी के इस समय रास्ते पर धुंध छा गई। यह एक दुर्लभ घटना थी जिसे ये जियाओ ने कई दिनों में देखा था। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि धुंध हरी थी। उसने दौड़ना बंद कर दिया और धीरे धीरे चलने लगा। जल्द ही धुंध ने पूरे रास्ते को ढक लिया। ये जियाओ अब ज्यादा आगे नहीं देख सकता था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डूबता सूरज और क्षितिज पर आग उगलते बादल धीरे धीरे हरे हो गए, जिससे सौंदर्य की एक भयानक अनुभूति पैदा हुई। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा लीं, यह जानते हुए कि जो कुछ भी हो रहा था वे स्पष्ट रूप से असामान्य था। सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। अगर कोई आवाज थी तो वे सिर्फ ये जियाओ के कदमों की आवाज थी। हरी धुंध के अलावा कुछ भी असामान्य न देखकर ये जियाओ ने अपने कदम तेज कर दिए और जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते को पार कर लिया। विचित्र हरे सूर्यास्त ने पश्चिमी आकाश को अपनी चमक से रंग दिया था, लेकिन वे भी क्षितिज पर गायब होने वाला था। ये जियाओ तेजी से दौड़ने से पहले तेजी से चला। वह इस अजीब और अपरिचित क्षेत्र में घूमना नहीं चाहता था। अचानक आगे कहीं से एक ध्वनि प्रसारित हुई, जैसे कि तेजी से बढ़ती संख्या और घनत्व के साथ कोई चीज जमीन से टूट रही हो। ये जियाओ ने अचानक अपने कदम रोककर सामने की राह को देखा, जहां जमीन तारों से भरे हरे धब्बों से बिखरी हुई थी, जैसे कि अनगिनत हरे मोती वहां बिखरे हुए हों। चमकदार और पारभासी, वे सूर्यास्त की लुप्त होती चमक के नीचे चमक रहे थे। वे वास्तव में पौधों के अंकुर थे। ये इन ऊंचे पौधे जो जमीन से टूटकर फूटे थे, अपने साथ मनमोहक पवित्रता की एक सुंदर चमक लेकर आए थे। एक छोटे से विराम के बाद ये अंकुर स्पष्ट दर से बढ़ने लगे और सरसराहट की आवाजें निकलने लगीं। कुछ ही क्षणों में दीप्तिमान हरी वनस्पति का टुकड़ा पूर्ण आकार में विकसित हो गया था। सूरज क्षितिज पर डूब रहा था और जल्द ही गायब हो जाएगा। हवा में धुंध भर गई, जिसने असीम रेगिस्तान को एक भयानक हरे आवरण से ढक दिया। जल्दी से आना। अचानक असंख्य फूल खिल उठे। एक सघन सुगंध हर जगह फैल गई, जिससे एक अवास्तविक और कुछ हद तक मादक वातावरण बन गया। ये जियाओ कुछ कदम पीछे चला और उसे अपने पीछे पेड़ों का वैसा ही समुद्र मिला। जाहिर है ये पेड़ अभी अभी बड़े हुए थे। क्या तमाशा चल रहा है, ये जियाओ बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि इन पेड़ों के दिखने से उसके दिल में चिंता और बेचैनी की भावना बहुत कम हो गई है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उसने थोड़ा इधर उधर देखा और फिर चलना जारी रखा। उसके मन में अब भी एक ही बात थी, और वह थी भाग जाना। रास्ते में वह रानी से मिलने और साथ में भागने की आशा में आसपास के वातावरण को भी ध्यान से देखता रहा। जैसा कि उन्होंने कहा, यह रहस्यवादी क्षेत्र बहुत अजीब है। जैसा कि भूले हुए युग के रहस्यवादी क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है। मुझे यहाँ आने से पहले और अधिक तैयार रहना चाहिए था। अगर मैं नुवांग रानी को यहाँ नहीं लाता तो बेहतर होता। वह मेरी वजह से किसी तरह के खतरे में फंस गई होगी और अब मुझे नहीं पता कि उसे कहाँ ढूंढूं। ये जियाओ को पछतावा था, लेकिन वे फिलहाल कुछ नहीं कर सका।
जैसे ही वह चला, ये जियाओ ने इस जगह की एक और विचित्रता देखी। सूरज पहले ही गायब हो चुका था और अब अंधेरा हो जाना चाहिए था। हालांकि अंधेरे की जगह पूरा आसमान और धरती हरी हो गई थी। ये जियाओ इस बात से पूरी तरह अनजान था कि इस हरे भरे वातावरण ने उसे उस दुष्ट प्राणी की खोज से बचने का मौका दिया था। यदि डूबते सूरज के साथ आकाश में अचानक हरा रंग न दिखाई देता, तो दुष्ट प्राणी छिप नहीं पाता। यह संभवतः हरे या शायद हरे वातावरण से डरता था। इससे ये जियाओ को नियत समय में यथासंभव दूर तक जाने का मौका मिला। जैसे जैसे रात खत्म हो रही थी, धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। धुंध के साथ साथ हरा रंग भी कम होने लगा। धीरे धीरे यह हरापन पूरी तरह गायब हो गया। रहस्यवादी क्षेत्र के अंदर के इस विशेष स्थान का एक बार फिर सूर्य की किरण द्वारा स्वागत किया गया। सूरज की रोशनी की इस किरण ने उस दुष्ट प्राणी को बाहर आने और ये जियाओ का लगातार पीछा करने का अवसर भी प्रदान किया। ये जियाओ अब तक बहुत थक चुका था। इस पर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। आखिरकार वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि अराजकता का एक दिव्य शासक था। भले ही वह महीनों तक भागता रहे, फिर भी वह थकेगा नहीं। वह इतनी आसानी से कैसे थक गया? सौभाग्य से ठंड का वे एहसास पूरी तरह से गायब हो गया था। ये जियाओ रुक गया और एक विशाल पेड़ के पास बैठ गया। उसका शरीर पहले से ही पसीने से लथपथ था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान नहीं दिया कि उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होने लगी थीं। हालांकि यह कुछ ऐसा था जो उसके साथ हो रहा था, वह कब तक नोटिस नहीं कर सका। कुछ ही मिनटों में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। बड़ी मुश्किल से उसने फिर आंखें खोलीं। अब उसे सांस लेने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा था। जहर, मुझे जहर दिया गया है, ये जियाओ सदमे में बड़बड़ाया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने निश्चित रूप से कई दिनों से कुछ भी नहीं छुआ या खाया है। मैं इतनी आसानी से जहर कैसे खा सकता हूँ? ये जियाओ अपना दिमाग दौड़ाता रहा। हर गुजरते सेकेंड के साथ वह महसूस कर सकता था कि उसका सिर भारी होता जा रहा है। यदि उसने समय रहते कुछ नहीं किया तो जहर के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। अचानक, जैसे कि ये जियाओ के शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो, उसने अचानक अपना सिर उठाया और बुदबुदाया, वे कोहरा। हाँ, यह होना चाहिए। वह कोहरा जहरीला होना चाहिए। किसी कारण से मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ जब तक कोहरा था, लेकिन जब कोहरा गायब हो गया तो मैं कमजोर पड़ने लगा और अब मैं ऐसी स्थिति में हूँ जब से ये जियाओ ने इस रास्ते पर कदम रखा, तब से सब कुछ बहुत विचित्र था। ये जियाओ ने जबरदस्ती फिर से गहरी सांस ली और बड़ी मुश्किल से अपने शरीर का निरीक्षण करना शुरू किया। जल्द ही उसे अपने पूरे शरीर पर हरे धब्बे दिखाई दिए। ये हरे धब्बे अवश्य ही जहरीले कोहरे का परिणाम है। रात में आखिरकार सब कुछ धीरे धीरे हरा भरा हो गया था और अब ये जियाओ के शरीर में भी यह लक्षण दिखना शुरू हो गया था। अचानक ये जियाओ के दिल में एक बार फिर गहरा डर प्रकट हुआ। यह डर सीधे तौर पर ये जियाओ की आत्मा से आया था। यह वैसा ही था जब ये जियाओ ने बुराई को प्रकट होते देखा था। ये जियाओ को कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर उठाया। तभी उसने देखा कि उसके ऊपर एक काली छाया मंडरा रही है। यह धीरे धीरे स्पष्ट हो गया और ये जियाओ देख सकता था कि यह काली छाया वास्तव में वह दुष्ट प्राणी थी जिसे उसने पहले देखा था और जिससे वे भाग रहा था। गर्जन, इस दुष्ट प्राणी के पास आंखों के खाली हिस्से के अलावा चेहरे की कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ये जियाओ पर जोर से दहाड़ निकाली, जिससे ये जियो सिर से पांव तक कांपने लगा। वह फिर से दौड़ना चाहता था, हालांकि इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। जहर के कारण वह अपना पैर भी नहीं हिला पा रहा था।
वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपना काला चेहरा ये जियाओ के ठीक सामने ले आया और उसे अपनी खाली आंखों से देखना शुरू कर दिया। इस दुष्ट प्राणी की स्पष्ट रूप से कोई नाक नहीं थी, लेकिन ये जियाओ अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस कर सकता था। वह जो कुछ भी अनुभव कर रहा था वह बहुत डरावना था। वह अब असहाय अवस्था में था। ऐसे खतरे के सामने वह भाग भी नहीं सकता था। जहर से वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। शैतान ने धीरे से ये जियाओ की ओर अपना हाथ बढ़ाया। फिर एक बड़ी तर्जनी से उसने ये जियाओ के चेहरे को सहलाया, जिससे उसके गाल पर खून से भरी एक रेखा बन गई। लेकिन वह सब नहीं था। अपने गाल पर घाव से ये जियाओ को अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली एक अत्यंत तीव्र ऊर्जा महसूस हो सकती थी। यह ऊर्जा न केवल बुरी प्रकृति की थी, बल्कि असहनीय पीड़ा भी लाती थी। अगले सेकेंड में काली ऊर्जा को ये जियाओ के चेहरे पर उसकी नसों के माध्यम से घूमते हुए देखा जा सकता था। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। यही वह क्षण था जब शैतान ने ये जियाओ के पेट पर अपनी मुट्ठी मारी, जो जल्द ही एक ब्लेड में बदल गई और उसकी जान लेना चाहता था। रुकना, हालांकि इससे पहले कि उसका हमला ये जियाओ तक पहुंच पाता, कई हरी लताएं जमीन से बाहर निकलीं और दुष्ट प्राणी के चारों ओर कसकर लिपट गईं, जिससे उसका हमला रुक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश मैप दान करें। अध्याय 349 ये जियो और रानी। रास्ते पर कदम रखने के कुछ देर बाद ही ये जियाओ कहीं गायब हो गया। रानी पहले तो आश्चर्यचकित हुई, लेकिन फिर जल्द ही शांत हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की कोई झलक नहीं थी। उसने किंघे और अन्य लोगों का अनुसरण करना जारी रखा। वह इस अजीब जगह के बारे में और जानना चाहती थी। किंग उन्होंने ये जियों के गायब होने पर भी ध्यान दिया। उसने निराशा में केवल अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे खोजने के लिए वापस नहीं गया। यह ये जियो था जो उसका पीछा करने में असमर्थ था। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जियो योग्य नहीं है। वे इसे पार करने और एक अजीब जंगल में दिखाई देने से पहले अज्ञात समय के लिए रास्ते पर चले। दरअसल इसे जंगल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां सिर्फ बड़े बड़े पेड़ ही थे। इस जंगल में झाड़ियों, छोटी घास और कई अन्य छोटे पौधों का अभाव था जो एक जंगल बनाते हैं। यह सिर्फ पेड़ों का एक समुद्र था। रानी और अन्य लोग पूरे समय पेड़ों के समुद्र के माध्यम से यात्रा कर रहे थे। किंग हे के अनुसार पेड़ों का यह समुद्र असीमित था और पेड़ों के समुद्र के भीतर कई खतरे छिपे हुए थे। प्रत्येक जीवित प्राणी की क्षेत्रीय जागरूकता विशेष रूप से मजबूत थी, इसलिए जब तक वे दूसरे के क्षेत्र में कदम रखते, उन पर निश्चित रूप से हमला किया जाता। हालांकि रास्ते में किसी भी प्राणी ने समूह पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। यह किंघे के कारण हो सकता है। किंघे, पेड़ों के समुद्र में ऐसा क्या खास है? काफी देर तक चलने के बाद समूह पहले ही एक अज्ञात स्थिति में पहुंच चुका था। रानी को यह अनुभव होता रहा कि जंगल का यह समुद्र साधारण नहीं है। वह पौधों से जुड़ सकती थी और जान सकती थी कि पेड़ों के समुद्र में क्या खास है। हालांकि वे किंघे के सामने अपनी क्षमताओं को दिखाना नहीं चाहती थी। अंत में उसने किंघे से पूछने का फैसला किया। शायद क्योंकि रानी उसके साथ रहने में सक्षम थी और उसके पीछे पीछे यहाँ आई थी, किंग उसने उसे एक योग्य व्यक्ति के रूप में देखा। समझाने से पहले वे थोड़ा झिझका। दरअसल हमारा गंतव्य इस जंगल का केंद्र है। केंद्र में एक वेदी है। हालांकि वह एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति का क्षेत्र है। जब तक कोई उस सर्वशक्तिमान व्यक्ति के क्षेत्र में अतिक्रमण करेगा, लगभग कोई भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। जिंदा और आजाद पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि आप बहुत कमजोर हैं,
फिर भी आप यहाँ मेरा अनुसरण करने में सक्षम थे। इसका मतलब है कि आप मुख्य परीक्षा से गुजरने के लिए योग्य हैं, यानी उस सर्वशक्तिमान व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करना। जब तक आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक प्राप्त कर सकते हैं जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाने का अवसर। रानी इस अवसर के प्रति उदासीन लग रही थी। फिर वे चलते रहे। अचानक रानी रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो और वह तुरंत पलट गई। चूंकि वह बिल्कुल पीछे थी, इसलिए किसी ने भी इस सिलसिले पर ध्यान नहीं दिया। अरे नहीं, रानी बुदबुदाती हुई पास के पेड़ के अंदर गायब हो गई। अगले ही पल वह एक पेड़ से उतरकर अजीब रास्ते पर निकल पड़ी। उसने देखा कि एक विशाल चेहराहीन दुष्ट व्यक्ति ये जियाओ के दिल में ब्लेड छेद कर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। ये जियाओ जहर के कारण हिलने डुलने में असमर्थ था। बुरी ऊर्जा उसके चेहरे पर कीड़ों की तरह घूम रही थी और उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। रुकना, रानी चिल्लाई और जमीन पर पैर पटकने लगी। कई हरी लताएं जमीन से बाहर निकलीं और शैतान के चारों ओर कसकर लिपट गईं, जिससे उसकी कार्यवाही तुरंत सीमित हो गई। ब्लेड ये जियाओं के दिल को छेदने से बस कुछ इंच की दूरी पर था। यदि रानी को एक सेकंड की भी देर हो जाती तो बुरी ऊर्जा से भरा यह ब्लेड पहले ही ये जियाओं के दिल में छेद कर चुका होता। हालांकि ये जियाओ हिल नहीं सकता था और पीड़ित था, फिर भी वह बता सकता था कि क्या हो रहा था। उनका मन बहुत साफ था। उसने देखा कि कैसे रानी समय पर प्रकट हुई और उसे बचा लिया। वह सचमुच सदमे में था। वह चौंका कैसे नहीं। आखिरकार रानी सिर्फ एक दिव्य जागृति क्षेत्र की योद्धा थी, लेकिन वे कम से कम 8वें या 9वें स्तर के अराजकता के मास्टर के हमले को रोकने में सक्षम थी। यह एक ऐसा कार्य है जिसे कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दोनों के बीच जमीन आसमान जैसा अंतर था जिसे छुआ नहीं जा सकता था। हालांकि रानी किसी तरह इस तरह की हरकत करने में सफल रही। उसने दुष्ट प्राणी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। रानी ने दुष्ट को पीछे खींच लिया और हाथ हिलाकर उसे उड़ा दिया। उसने जो शक्ति प्रदर्शित की वह एक दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा द्वारा प्रदर्शित शक्ति से कहीं अधिक थी। यह भयावह होने की हद तक था। 8वें या 9वें स्तर के मास्टर ऑफ कैओस को केवल हाथ हिलाकर उड़ान भरना कोई सामान्य बात नहीं है। एक झटके के साथ वह ये जियाओ के सामने आई और उसके मुंह की ओर इशारा किया। हरे तरल पदार्थ की एक बूंद ठीक उसकी उंगली के सामने संघनित हुई और ये जियाओ के मुंह के अंदर टपक गई। एक पल में एक शक्तिशाली जीवन शक्ति फूट पड़ी। यह जीवन के अमृत से कहीं अधिक सघन था। ये जियाओ पर हमला करने वाली बुरी ऊर्जा और जहर को तुरंत मिटा दिया गया। हाँ, यह एक तत्काल कार्रवाई थी। बुरी ऊर्जा और जहर तरल की उस एक बूंद की शक्तिशाली जीवन शक्ति के खिलाफ लड़ने में असमर्थ थे। उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया गया और ये जियाओ का शरीर सभी अशुद्धियों से साफ हो गया। ये जियाओ इससे अधिक हैरान नहीं हो सकता था। उसकी आंखें, जो अब साफ थीं, चौड़ी हो गईं। वह अविश्वास से रानी की ओर देख रहा था। इसका कारण यह है कि न केवल जहर और बुरी ऊर्जा पूरी तरह से साफ हो गई, बल्कि उसकी पुरानी चोटें भी ठीक हो गईं। वह अब पूरी तरह से ठीक थे। यह जानना होगा कि जीवन का अमृत भी उसके घायल शरीर का कुछ भला नहीं कर सका, लेकिन हरे तरल पदार्थ की वह एक बूंद कुछ ऐसा हासिल करने में सक्षम थी जो पहले असंभव था। कैसे यह एक शब्द कई सवाल लेकर आया। न केवल ये जियाओ पूछ रहा था कि वह तरल की उस बूंद को कैसे संघनित कर पाई और उसकी चोटों को ठीक कर पाई, बल्कि वह यह भी पूछ रहा था कि वह कैसे शक्तिशाली दुष्ट को आसानी से दूर फेंकने में सक्षम थी। गर्जन, इससे पहले कि रानी कुछ कह पाती, एक तेज गर्जना से जमीन हिल गई। शैतान स्पष्ट रूप से क्रोधित था और अब पूरी ताकत से उन दोनों पर टूट पड़ा।
वह जितना करीब आता गया उतना ही बड़ा होता गया। साथ ही उसके शरीर पर दुष्ट आभा और भी भयानक होती जा रही थी। दौड़ना ये जियाओ आगे कुछ नहीं सोच सका। वह चाहता था कि रानी भागे। अब जब वे ठीक हो गया तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और रानी को खींचने की कोशिश करने लगा। हालांकि रानी नहीं हिली। वह रानी को हिलाने में असमर्थ था। रानी उसकी ओर देखे बिना बोली, क्या तुम अराजकता के स्वामी से भाग सकते हो? ये जियाओ दंग रह गया। हाँ, रानी सही कह रही है। क्या वह अराजकता के स्वामी से भाग सकता है? उत्तर है नहीं। वह भाग नहीं सका। अराजकता के स्वामी का सामना करने के लिए उसकी ताकत बहुत कम थी और उसकी साधना और गति इस दुष्ट से दूर भागने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब तक दुष्ट प्राणी ये जियाओ और रानी के सामने आ चुका था। गर्जन व जोर से गर्जना करने लगा और बुरे कोहरे का एक काला बादल छा गया जो ये जियाओ और रानी को डुबाना चाहता था। उसी समय दुष्ट ने जोर से मुक्का मारा। उसके मुक्के से जगह में दरार पड़ गई और तीव्र बुरी ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने एक सेकंड से भी कम समय में ये जियों को घायल कर दिया। हालांकि रानी ठीक खड़ी थी। इससे पहले कि अंधेरा कोहरा और वे हम मुक्का आए, रानी ने रूप बदलना शुरू कर दिया। अनगिनत हरी लताएं उसके शरीर को ढक रही थीं और एक तीव्र हरी रोशनी चमक रही थी। हरी रोशनी ने आसानी से अंधेरे कोहरे का मुकाबला किया, जिससे वे गायब हो गया। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि ये जियाओ को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब ये जियाओ ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने के दृश्य ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने देखा कि दुष्ट व्यक्ति कांटों वाली लताओं से पूरी तरह बंधा हुआ है। ये कंटीली लताएं एक विशाल वृक्ष की छोटी सी शाखा से जुड़ी हुई थीं और यह विशाल वृक्ष रानी के स्थान पर खड़ा था। यह है अराजकता का पेड़। ये जियाओ अब और अधिक चौंक नहीं सकता था। उसे यह पेड़ बहुत परिचित लगा और उसने इसका नाम पुकारा। ऐसा लग रहा था कि ये जियाओ ने पहली बार इस पेड़ को नहीं देखा है। मैं अराजकता का पेड़ नहीं हूँ, मैं जीवनवांग हूँ, सभी पौधों की रानी। आप मुझे रानी कह सकते हैं। अचानक आसपास में एक आवाज गूंजी। यह आवाज साफ तौर पर रानी की थी। ये जियाओ एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव दिखाए और बुदबुदाया, रानी। लेकिन फिर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उस विशाल पेड़ को देखकर बोला, जो बिल्कुल अराजकता के पेड़ जैसा दिखता था, रुको, जीवनवांग, नुवांग, क्या वे वास्तव में तुम हो? रानी ने ये जियों को जवाब नहीं दिया। ये जियाओ ने देखा कि शैतान को बांधने वाली लताएं कुछ बल लगाना शुरू कर चुकी थीं। यह दुष्ट प्राणी स्पष्ट रूप से दुष्ट कोहरे जैसी ऊर्जा से बना था, लेकिन यह दर्द से चिल्ला रहा था। असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। इसके बाद इसका आकार छोटा होने लगा। जैसे जैसे दुष्ट प्राणी छोटा होता गया, वे कमजोर होता गया। इसकी ताकत मास्टर ऑफ कैओस से गिरकर कैओस के दिव्य संप्रभु और फिर दिव्य जागृति क्षेत्र तक गिर गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 350 अध्याय 250 ये जियो और रानी। अराजकता वृक्ष एक विशाल वृक्ष है जिसने अराजकता को जन्म दिया। अराजकता में अराजकता के पेड़ के इर्द गिर्द कई किंवदंतियां घूमती हैं। उनमें से एक के अनुसार अराजकता के पेड़ की कुल 108 शाखाएं हैं, जो अराजकता के नियमों के अनुरूप हैं। ट्री ऑफ कैओस का स्थान किसी को ज्ञात नहीं है। कुछ किंवदंतियों का मानना है कि अराजकता का पेड़ अराजकता के भीतर छिपा है, जो सभी प्राणियों की आंखों से छिपा हुआ है। इस बीच दूसरों का दावा है कि यह अराजकता से परे रहता है, चुपचाप बाहरी खतरों से अराजकता की रक्षा करता है।
अधिकांश लोग दूसरी किंवदंती को स्वीकार करना चुनते हैं, यह तर्क देते हुए कि अराजकता अराजकता के पेड़ से उत्पन्न होती है। उनका तर्क है कि अराजकता के पेड़ का अराजकता के अंदर स्थित होना असंभव है। एक माँ अपने बच्चे के शरीर के भीतर कैसे जीवित रह सकती है? यह बिल्कुल असंभव है। हालांकि सभी को पता न चलने पर वे गलत थे। अराजकता के वृक्ष के स्थान के संबंध में दोनों किंवदंतियां गलत हैं। अराजकता का वृक्ष न तो अराजकता के अंदर मौजूद है और न ही बाहर। यह एक विशिष्ट स्थान में मौजूद है, अराजकता की सीमा पर स्थित एक आयामी क्षेत्र, जिसे दिव्य सीमा की 36 परतों के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, आकाशीय सीमा में कुल 36 परतें हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य सीमा अराजकता की अंतिम बाधा है। यह अराजकता का अंत है। दिव्य सीमा से परे एक अनंत आकाश है जिसमें अंधेरे के खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी दिव्य सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। 36वें स्तर के मास्टर ऑफ कैओस के लिए भी इसे हासिल करना एक असंभव उपलब्धि है। हालांकि अराजकता के एक दिव्य संप्रभु को दिव्य सीमा में प्रवेश करने का अवसर मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह लिंग जियाओलोंग नाम का एक योद्धा था। दरअसल ये महज एक हादसा था। लिंग जियाओलोंग सही समय पर सही स्थिति में था और गलती से एक अंतराल के माध्यम से आकाशीय सीमा के पहले स्तर में प्रवेश कर गया, जो किसी कारण से उसके सामने दिखाई दिया जब वह अपने दुश्मनों से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। संयोग से उसने न केवल दिव्य सीमा में प्रवेश किया, बल्कि अंदर वर्षों बिताने के बाद वह किसी तरह उस आयामी स्थान में भी प्रवेश कर गया जहां अराजकता का पेड़ स्थित था। तभी उन्होंने अराजकता का वृक्ष देखा और उससे कई लाभ प्राप्त किए। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि वह बहुत भाग्यशाली था। वह अराजकता के पेड़ के सामने तब प्रकट हुए जब यह पेड़ किसी अज्ञात कारण से सबसे कमजोर स्थिति में था। यह इस कारण से भी था कि वह इसके ट्रंक में एक छेद को बलपूर्वक खोलने और प्राइमोर्डियल ओरिजिन सागर नामक स्थान में प्रवेश करने में कामयाब रहा। ये जियाओ ने अराजकता के पेड़ को अपनी आंखों से देखा था। वह इस पेड़ को कैसे नहीं पहचान सका? हालांकि उतना बड़ा और असीमित नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने का विशाल पेड़ स्पष्ट रूप से अराजकता के पेड़ का एक छोटा संस्करण था। हालांकि यह पता चला कि यह पेड़ अराजकता का पेड़ नहीं बल्कि पौधों की रानी ज़ेवुनवांग था। ये जियाओ को स्पष्ट रूप से याद है कि वह रानी से संयोगवश मिला था और उससे नौकरी प्राप्त की थी। यह उसके साथ कहीं जाना था और रास्ते में उसकी रक्षा करना था। बहुत जल्द वे दोस्त बन गए और कुछ और बार मिले। इस बार वे एक भूले हुए युग से इस अज्ञात रहस्यवादी क्षेत्र में आ रहा था। उसके लिए अकेले खोजबीन करना खतरनाक होता, इसलिए उसने एक दोस्त लाने के बारे में सोचा जो जरूरत के समय उसकी मदद कर सके। वर्तमान लिंग जियाओलोंग के लिए, जिसने पहले ही कई बड़ी ताकतों को अपना दुश्मन बना लिया था, उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। जिन लोगों पर वे भरोसा कर सकता था, उनमें से उसने रानी से संपर्क किया। रानी तुरंत सहमत होगी और फिर वे अन्वेषण के लिए इस रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जिस क्षण से उसने रानी को जाना, वह उससे कमजोर थी। हालांकि वह कमजोर थी, फिर भी वह बहुत घमंडी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ को अभी भी याद है कि रानी ने उससे क्या कहा था जब वे उससे पहली बार मिली थी। उसने उससे कहीं अपने साथ चलने और उसे खतरे से बचाने के लिए कहा। उस समय उसने उसे यह भी बताया कि उसे वास्तव में किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सुरक्षा के लिए किसी के करीब रहना होगा। इस प्रकार उसने उसका सहयोग लेने का निर्णय लिया। ये जियाओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने जो कहा वह सच होगा। उसे वाकई किसी की मदद की जरूरत नहीं है।
वर्तमान रानी इतनी ताकतवर थी कि 8वें या 9वें स्तर के मास्टर ऑफ कैओस को आसानी से मार सकती थी। वह ये जियाओ के ठीक सामने एक पेड़ बन गई। क्यों? यह उसकी रक्षा करना है। ये जियो भ्रमित था। क्या वे वही व्यक्ति है जिसके बारे में उसने तब बात की थी जब वे पहली बार मिले थे? क्या वे व्यक्ति है जिसकी उसे रक्षा करनी चाहिए? लेकिन यह सच नहीं हो सकता। वे पहली बार तब मिले थे जब उन्होंने सुरक्षा देने के लिए किसी के करीब रहने की बात कही थी। वह व्यक्ति वे नहीं हो सकता। जिस दुष्ट ने ये जियाओ पर हमला किया था वे अब काले धुएं के बादल में बदल गया था जो जल्द ही छंट गया। रानी भी एक विशाल पेड़ से वापस अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गई और फिर ये जियाओ की ओर देखा। ये जियाओ गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका और पूछा, पौधों की रानी, तुम कौन हो? रानी ये जियाओ को देखकर मुस्कुराई और अपना हाथ हिलाया। चमचमाती हरी लताएं धीरे धीरे अपने आसपास के कुछ मीटर के क्षेत्र को ढक लेती हैं, जिससे एक गोला बन जाता है। ये जियाओ और रानी अब इस चमकदार क्षेत्र के अंदर थे। इस गोले का भीतरी भाग चमकती हरी रोशनी से भरा हुआ था। इस हरी रोशनी में धीरे धीरे एक पेड़ प्रकट हुआ। यह अराजकता का वृक्ष था। अधिक सटीक होने के लिए यह पेड़ बिल्कुल अराजकता के पेड़ जैसा दिखता था। यह रानी का अपना असली रूप था। वह एक पेड़ थी। मैं अराजकता के पेड़ से पैदा हुआ था, इसलिए मैं अपने असली रूप में बिल्कुल पेड़ जैसा दिखता हूँ। जैसे ही वह बोली, उसने फिर से अपना हाथ हिलाया और पेड़ चमचमाती रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, हर जगह उड़ गया। अचानक चमकती रोशनी के उन टुकड़ों में धीरे धीरे एक दृश्य प्रकट हुआ। जब ये जियाओ ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उस समय का दृश्य था जब ये जियाओ ने अराजकता के पेड़ के तने में एक अंतर को खोलने के लिए अपने शाश्वत रोश दिव्य भाले का उपयोग किया था। जैसा कि इस दृश्य में दिखाया गया है, रानी ने कहा, जिस क्षण आपने अराजकता के पेड़ में एक अंतर खोला और इसके आदिम मूल सागर में प्रवेश किया, आपने पहले ही अराजकता के पेड़ के साथ एक गहरा संबंध बना लिया था। दृश्य बदल गया और अब एक विशाल समुद्र प्रकट हो गया। यह पानी से भरा कोई साधारण समुद्र या ये जियाओ के मूल सागर जैसा सुनहरा समुद्र नहीं था। यह समुद्र पूरा हरा था, लेकिन अलौकिक रोशनी में चमक रहा था। यह आदिम मूल सागर था और यह एक दिव्य सौंदर्य जैसा दिखता था। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। जब आपने आदिम उत्पत्ति सागर में प्रवेश किया और अराजकता के पेड़ के साथ गहरा संबंध बनाया, तो आप नशे में थे। आप नशे की हालत में गिर गए थे, इसलिए आप वहां होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने में असमर्थ थे। अराजकता के पेड़ ने आपको जो पहला उपहार दिया वह आपके शाश्वत रोश दिव्य भाले का विकास था। यह निम्न श्रेणी के स्वर्गीय रहस्य रैंक से छद्मीथर संरक्षक रैंक तक विकसित हुआ। इस पेड़ ने आपको जो दूसरा उपहार दिया वह अराजकता का कमल था। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि आप अराजकता का कमल प्राप्त करने में सक्षम थे क्योंकि आप भाग्यशाली थे? रानी हंसी। वह ये जियाओ के चेहरे पर हतप्रभाव देख सकती थी। उसने कहा, आप आदिम मूल सागर के अंदर थे। आदिम मूल सागर अराजकता के वृक्ष की सभी शक्तियों का स्रोत है। यदि अराजकता का वृक्ष चाहता तो वह आसानी से एकमात्र योद्धा को मार सकता था जो अराजकता का स्वामी भी नहीं है। सबसे पहले इसके बारे में सोचें। कोई भी आदिम मूल सागर में कैसे प्रवेश कर सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस समय अराजकता का पेड़ कितना कमजोर था। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपके पास इसके तने में एक छेद खोलने की ताकत थी? मजबूती अराजकता के पेड़ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भले ही 36वें स्तर के कई मास्टर्स ने इसके तने पर मुश्किल से कुछ खरोंचें डाली हों, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप ऐसा करने में सक्षम थे।
यह है क्योंकि अराजकता का वृक्ष तुम्हें ऐसा करने देता है। अब जब ये जियो इसके बारे में सोचता है तो उसे यह बहुत स्वीकार्य लगता है। दरअसल वह अब भी अराजकता का मास्टर नहीं है। जब वह अराजकता के पेड़ के सामने पहुंचा तो वह बहुत कमजोर था। अराजकता का पेड़ कुछ ऐसा है जिसने अराजकता को जन्म दिया। इसकी ताकत और मजबूती किसी की भी कल्पना से परे है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना कमजोर हो सकता है। ये जियाओ को उस अंतर को खोलने में सक्षम नहीं होना चाहिए था जो सीधे प्राइमोर्डियल ओरिजिन सागर तक जाता था। ये जियाओ को आखिरकार समझ आ गया कि सब कुछ अराजकता के पेड़ का ही काम होना चाहिए। यह वृक्ष चाहता था कि वे हादिम मूल सागर में प्रवेश करें। क्यों? ये जियाओ केवल एक शब्द बोल सकता था, लेकिन यह शब्द उसके लिए कई सवाल लेकर आया। अराजकता के वृक्ष ने उसे अंतर खोलने की अनुमति क्यों दी? उससे गहरा रिश्ता क्यों बना? इसने उसे अनेक उपहार क्यों दिए? अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।